नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विधि के इस प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली है कि एक नाबालिग लड़के ने अपनी महंगी गाड़ी से जो है नशे की हालत में बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाकर 2 मासूम लोगों की जान ले ली। इस जघन्य अपराध को करने के बाद भी जो है कोर्ट द्वारा उस नाबालिग लड़के को जमानत दे दी गई है। लेकिन क्यों दी गई है, लोग इसके संबंध में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोग इसके संबंध में न्याय विभाग को कोस रहे हैं, पुलिस विभाग को कोस रहे हैं, भारतीय कानूनों को कोस रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किन प्रावधानों के तहत उस नाबालिग लड़के को जमानत मिली है और किन प्रावधानों के तहत उसके पिताजी को गिरफ्तार किया गया है और किन प्रावधानों के तहत जो उस लड़के को जिसने उस लड़के को शराब बेची थी, जिस विक्रेता ने, उस विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है। हमें न्यायपालिका को कोसने से पहले इन बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उस लड़के ने किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध किया है। तो आईपीसी की धारा 304 जो गैर इरादतन हत्या की बात करती है, यानी कि उस लड़के को ये नहीं, लड़का जब कार लेकर निकला था तो वो किसी को मारने नहीं निकला था, लेकिन उसे ये बात पता थी कि मेरी इस हरकत से किसी की जान जा सकती है। इस बात को ध्यान से समझिए, लड़का किसी को मारने नहीं निकला था, लेकिन उसको ये बात पता थी कि मेरी इस हरकत से, तेज़ गाड़ी चलाने से और नशे में गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है। इस बात का उसको पता था। लेकिन वो जब घर से निकला था या कहीं से निकला था तो उसको ये सोचकर नहीं निकला था कि आज मैं किसी को मारूंगा। तो ये एक गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, यानी कि आपकी हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपको इस बात की जानकारी थी कि अपनी इस हरकत से किसी की जान जा सकती है, फिर भी आपने वो हरकत की। इसलिए ये गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ये अपराध आता है, जिसको 302 नहीं 304 में जो है परिभाषा दी गई है इस अपराध की। धारा 304 यह प्रावधान करती है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, यानी जो मानव वध हत्या की कोटि में नहीं आते हैं उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। देखते हैं क्या है। जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी एक भांति कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उसने मृत्यु कारित करना संभाव्य है, इसका मतलब उस लड़के को पता था कि मेरे इस कार्य से किसी की मृत्यु होना संभाव्य है या किसी की मृत्यु हो सकती है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने से किसी आशय के बिना किया जाए, यानी कि उस लड़के का आशय नहीं था किसी को मारना, उस आशय के बिना उसने वो कार्य किया था, इसलिए इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो ऐसे तो वह दोनों में से किसी एक की भांति कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यह वो अपराध है जिसके अंतर्गत उस नाबालिग लड़के ने अपराध किया है, 2 लोगों को सड़क पर जान से मारकर। अब इस जघन्य अपराध करने के बावजूद उस लड़के को जमानत मिल गई। उस नाबालिग लड़के को किस कानून के अंतर्गत जो है जमानत मिल गई है, उस कानून के बारे में हम जानते हैं। इसके लिए हमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 देखना होगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 10 में जो है प्रावधान है, जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, यानी बालक यानी 18 साल से कम उम्र वाला लड़का को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। यानी कि पुलिस अगर किसी बालक को गिरफ्तार करेगी तो उसे बाल कल्याण पुलिस के जो है संरक्षण में रखा जाएगा। जो बालक को अविलंब किंतु उस स्थान से जहां ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई है यात्रा करने के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर किशोर न्याय बोर्ड यानी किशोर न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। तो देखिए इस धारा में नाबालिग लड़कों के लिए क्या लिखा है। परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित छात्र बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि न्यायपालिका या पुलिस कानून को कोसने से पहले हमें विधि को जान लेना चाहिए कि विधायिका का क्या उद्देश्य है, कानून क्या है, और जज जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हें कानून की प्रक्रिया का पालन करना होता है। किसी भी नाबालिग को किसी भी परिस्थिति में पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उसे किसी जेल में या पुलिस हवालात में नहीं रखा गया है। अब जो है लोग न्यायालय के आदेश जिसके माध्यम से उस बालक को जमानत दे दी गई है उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो हमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 की ओर जो है आकर्षित होना होगा। धारा 12 में जो है स्पष्ट आदेश दिया हुआ है। धारा 12 में लिखा हुआ है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो दृश्यमान रूप से एक बालक है
यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो एक बालक है यानी 18 साल से कम उम्र का है और जिसने अभी कथित जमानतीय या अजमानती अपराध किया है, यानी अगर वो बालक है, उसने चाहे जमानती अपराध किया हो या अजमानती अपराध किया हो, पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है या बोर्ड के समक्ष लाया गया है, तब दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की या अन्य प्रवृत्ति किसी अन्य विधि यानी सीआरपीसी के साथ साथ किसी अन्य विधि या अन्य कानून के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को यानी ऐसे बालक को जो नाबालिग है प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब छोड़ ही दिया जाएगा, उसे किसी भी रूप से जो है जेल में या हवालात में नहीं भेजा जाएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में स्पष्ट आदेश है कि उस बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, इसलिए जो है न्यायालय के द्वारा उसको कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ दिया गया है। अब अगर हम बात करें उस लड़के के पिताजी की गिरफ्तारी की, तो उन्हें किन प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, वो कौन से कानून है, आइए समझते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें हाल ही में 2019 में संशोधन किए गए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 में जो है 2019 में एक और धारा जोड़ी गई है 199 का, जिसमें स्पष्ट प्रावधान दिए हुए हैं जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है यानी नाबालिग के द्वारा किया गया है और ऐसे किशोर का संरक्षक यानी उसके माता पिता जो भी उसका संरक्षण करता है या मोटर यान का स्वामी, यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो संरक्षक और मोटर यान का स्वामी, वो दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई का दायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि अगर किसी नाबालिग लड़के ने किसी वाहन से कोई अपराध किया है तो या तो उस वाहन का स्वामी दोषी माना जाएगा या उस नाबालिग लड़के के जो है संरक्षक है उनको दोषी माना जाएगा और उन्हीं को दंडित किया जाएगा। तो इस प्रावधान के अंतर्गत जो है उस नाबालिग लड़के के पिताजी को गिरफ्तार किया गया है। अब अगर हम उस शराब विक्रेता की बात करें जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो उसे किन प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, इसे हम देखते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 यानी किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 में इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार जो कोई सम्यक रूप से आरहित चिकित्सा व्यवसायी यानी डॉक्टर के आदेश के सिवाय यानी किसी डॉक्टर के आदेश के सिवाय किसी बालक को कोई मादक लिखकर या कोई स्वापक औषधि तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। यानी कि जिस किसी व्यक्ति ने किसी नाबालिग को कोई गुटखा पाउच या कोई मादक पदार्थ या कोई शराब किसी प्रकार का कोई मादक पदार्थ जो है सप्लाई किया है या किसी के माध्यम से सप्लाई करवाया है, तो वह 7 साल तक की उसे कारावास हो सकता है और उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इन प्रावधानों के तहत जो है उस नाबालिग लड़के पर उसके संबंधित व्यक्तियों पर जो है कार्रवाई की गई है। तो हमें किसी को दोष देने से पहले, किसी न्यायपालिका को या किसी कार्रवाइयों को दोष देने से पहले थोड़ा सा कानून के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद हमें किसी विषय पर टिप्पणी करना चाहिए। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आपका मित्र एडवोकेट जयेश पांचाल, धन्यवाद, नमस्कार।